हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने धुरंधर 2 देख ली है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने धुरंधर 2 नहीं देखी है, क्योंकि फिल्मी पर्दे पर जो बातें हुई हैं उनका हकीकत से कितना लेना देना है ये आज आपको बताने वाले हैं हमारे गेस्ट विक्रम सिंह सर, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। आज पॉडकास्ट के साथ पार्ट 1 आप देखने वाले हैं, बहुत जल्द हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे। लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और चलिए अब दिखाते हैं आपको पॉडकास्ट का पार्ट 1। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सबसे पहले तो मुझे कॉमेंट करके आप ये बताइए कि धुरंधर 2 किसने देख ली है। ये वो पिक्चर है जिसके आने के साथ ही पूरे देश में बवाल इस वक्त जारी है। हालांकि फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। अब बड़ा सवाल ये कि फिल्म में जितने भी सीन दिखाए गए हैं जिन पर खास करके विवाद हो रहा है, वो चाहे अतीक अहमद वाला मामला है, चाहे नोटबंदी का मामला है, चाहे दाऊद इब्राहिम का मामला है, इन सबके ऊपर विलाप आखिर क्यों? इन पूरे मामले में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर को आज पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है। बहुत लंबा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में उनका रहा है और एक नहीं कई चुनाव उत्तर प्रदेश के उन्होंने देखे हैं, इसलिए उनसे बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता ये बताने के लिए कि क्या चुनावों में, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जाली नोट का इस्तेमाल किसी पार्टी को जिताने के लिए किया जाता रहा है या नहीं। अतीक अहमद वाले मामले में विक्रम सिंह सर से बेहतर कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद को लेके पहुंची थी विक्रम सिंह सर के पास गिड़गिड़ाने के लिए कि मेरे पति अतीक को ना मारा जाए, मैं बेवा नहीं होना चाहती। तो जिस पूरे परिवार को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, उसका आईएसआई से संबंध होना, उसका लश्कर तैयबा से संबंध होना, वो सबसे बेहतर बता पाएंगे। संभवतः ये पॉडकास्ट भी कुछ लोगों को मिर्ची लगने वाला साबित हो। मैं चाहती हूं कि वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि उनकी राय क्या है, क्योंकि विक्रम सिंह सर आपको जो बता रहे हैं वो उनके अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। इसमें धुरंधर 2 का कोई लेना देना उनके साथ है नहीं। अब आगे मैं बढ़ूं, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर दूं। हमने पहले आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य सर से मिलवाया, आज विक्रम सिंह सर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और ये कोशिश आगे लगातार हमारी जारी रहे, इसके लिए प्लीज सपोर्ट अस। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके लिए वो बस एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारा फर्स्ट माइलस्टोन जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होगा, वहां तक पहुंचने में ये हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। और चलिए अब मैं देती हूँ बोर्डिंग पास हमारे आज के गेस्ट विक्रम सिंह सर को। सर, बहुत स्वागत है आपका। शालिनी जी नमस्कार, बड़ी कृपा की आपने दोबारा मौका दिया संवाद का, और आपके उत्कृष्ट स्टूडियो में आपके इतने सात्विक वातावरण में आना मेरा अहोभाग्य। नमस्कार। धन्यवाद सर, हमारा भी सौभाग्य है कि दोबारा आपसे बात करने का मौका मिल पा रहा है, क्योंकि धुरंधर फिल्म को लेके पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट पहले मैंने खबर पढ़ी, फिल्म 800 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। जब तक ये फिल्म दर्शकों तक, जब तक हमारा पॉडकास्ट दर्शकों तक पहुंचेगा, तब तक शायद ये डेटा थोड़ा और अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन फिल्म में अतीक अहमद का संबंध आईएसआई से दिखाया गया है और लश्कर तैयबा से दिखाया गया है। नाम मैंने लिख रखे हैं सर, अभी मैं अलग अलग नेताओं के नाम भी पढ़ के बताऊंगी जिनका ये कहना है कि ये गलत किया गया है और अतीक का संबंध आईएसआई से था ही नहीं, प्रोपेगेंडा फिल्म है। आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि क्या वाकई अतीक का संबंध आईएसआई से था या नहीं। मैं तो बिल्कुल फिक्रमंद हो गया हूँ जितनी बातें आपने बताई हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बेकरारी क्यों है अतीक भाई उर्फ रॉबिन हुड उर्फ गरीबों के मसीहा के लिए प्राण देने के लिए। मैं ये समझता था कि जो इंसानियत का दुश्मन है उसके मरने पर आप खुशी जताएंगे, उसके जाने पर आप खुशी जनाएंगे, जैसा कि इलाहाबाद की जनता ने घी के दिए जलवाए थे। और आपकी बेकरारी तो देख लीजिए, नमक हलाली तो देख लीजिए कि आप अतीक के बारे में फिल्म बन गई तो आपको मिर्ची लग गई। हर फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है, इसमें किसी जीवित मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, और अगर है तो वो इत्तेफाकन है। लेकिन नहीं, आपको दरअसल उसके चप्पल अपने सर पे लेकर के घूमना है, जैसे औरंगजेब के जूते कि ये फलाने अलंबरदार है,
ये ज़िल्ले सुबहानी थे, तो उनके जूते जैसे औरंगज़ेब के जूते सर पे रखने वालों की कभी इस देश में नहीं है, उसी तरीके से अतीक की याददाश्त को लेकर के और उसकी शान में अगर कोई गुस्ताखी किसी ने की है तो वो उसके जानी दुश्मन हो गए हैं। मैं एक शो पे था शालिनी, और मैंने पूछा अतीक की इतनी जो आप तस्बीह जप रहे हैं, आपसे मैं 4 नाम बता रहा हूँ, ये बता दी ये कहाँ दफन हुए हैं। अशफाक उल्लाह खां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, ब्रिगेडियर उस्मान। किसी माई के लाल को मालूम नहीं था कि कहाँ दफन है, क्योंकि इनके यहाँ जाने में राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि ये राष्ट्रभक्त और देश प्रेमी और हमसे आपसे ज़्यादा भारतीय थे, तो इनका उल्लू सीधा नहीं होगा। इनको वो चाहिए जिसको साधने से इनके कुछ वोट निकल आए। आचार्य रजनीश ने धर्म और राजनीति एक निबंध में लिखा था, राजनीति मनुष्य की सबसे नग्न अवस्था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य रजनीश ने कहा था कि अपनी स्वार्थ के लिए अगर हमें अपने परिजनों को तवे पे रख करके, जलते तवे पे अगर छाती पे पैर रख के आगे बढ़ना होगा तो हम बढ़ जाएंगे, और वही ये कर रहे हैं। ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि आप कवर फायर दे रहे हैं अतीक को? ऐसी क्या मजबूरी है? आप भूल गए कि उसका गैंग चार्ट नंबर IS 277 था, उसके ऊपर 1979 के बाद से 100 से ज़्यादा जघन्य अपराध थे, जिसमें हत्या, जबरन धन वसूली करना और नाजायज़ संपत्तियों पे जबरन कब्जा करना। उसने किस तरह सिपाही की खाल खुरच करके जब वो मांस का लूथड़ा हो गया फेंक दिया चौराहे पर, और ये कह करके कि तुम में अगर हो तो दम जा कर के ले आओ और दोबारा जो कोई पुलिस वाला आएगा उसकी यही दुर्गत की जाएगी। आप भूल गए कि 11 हाईकोर्ट के जजेस ने ये कहा कि हम इसका मुकदमा नहीं सुनेंगे। इस भय और आतंक के परवाह के बाद आप कह रहे हैं कि वो ISI का मेंबर नहीं था, वो बड़ा शरीफ ज़्यादा था, और फिल्म को लेकर के अगर आपको इतनी मिर्ची रहे। शालिनी, एक काल्पनिक सवाल, तो अगर ये जिंदा होता तब ये जाकर के कौन सा आरती का थाल लेकर के जाते और कौन सा त्वमेव माता च पिता कहते? लानत है ऐसे 2 कौड़ी के तथाकथित नेताओं के ऊपर। और देश जनता आपके चैनल के माध्यम से देखे कि ये ऐसे चले हुए कारतूस बेपेंदी के लूटे थाली के बैगन है, मौका परस्ती के अलावा इनके DNA में कुछ नहीं है। अब ISI की बात कर लें। हाँ। ISI की बात कर लें। थाना शाहगंज, तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, इसका इकबालिया बयान है वहाँ पर FIR में। मुझे उम्मीद है कि STF ने इसका ज़रूर वीडियो बनाया होगा। इसने ये कहा कि हमारे संबंध लश्कर तैयबा से भी हैं, ISI से भी हैं, और क्यों उमेश पाल की हत्या करने के लिए हमें उच्च कोटि के स्वचालित हथियार चाहिए थे, उच्च कोटि के स्वचालित हथियार। तो पंजाब में ड्रोन के माध्यम से इसको मिले 455 बोर पिस्टल, AK-47, कारतूस और RDX। आपको बताएं, ये मंगा सकते थे तो 9mm भी मंगा सकते थे, ये 38 बोर भी मंगा सकते थे, ये 32 बोर भी मंगा सकते थे। इन्होंने मंगाया 455 बोर की पिस्तौल, जो कि तोप की तरह होती है। कारतूस इतना बड़ा कि अगर घुटने में भी लग जाए तो आदमी हेमरेज से मर जाएगा, रक्तस्राव से मर जाएगा। तो कस्टमाइज्ड वेपन की डिलीवरी AK-47, और वही हुआ भी। राजू पाल का जब मर्डर हुआ था तो एक तरीके से कैंट से लेकर के बिल्कुल आखिर तक, तारागंज तक रगेद करके 50 गोली मारी। और वही उमेश पाल मर्डर केस पे भी यही हुआ कि इसी तरीके के हथियारों से उसकी हत्या की गई। अब आप कहेंगे ड्रोन से अगर गिराया तो पंजाब में क्यों? तो ड्रोन पाकिस्तान का यूपी में तो आ नहीं सकता है, गिरेगा वो वही या तो कश्मीर में या पंजाब में या राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिकली, क्योंकि आप ये देखें, आपको याद होगा मुख्तार अंसारी के 2 प्रमुख गुर्गे, नेट पे देख लीजिएगा, रॉकी और डिम्पी, 2 पंजाब के गैंगस्टर्स इसके मुख्तार अंसारी के दाहिने और बाएं हाथ थे। तो पंजाब ऑपरेशन, एक बड़ा भाई, बड़े मियाँ कहते कि जाकर के ड्रोन आ रहा है, और छोटे मियाँ के रॉकी, डिम्पी, ये कोई भी हो, जाकर के माल ला करके इनको पहुंचा देते। अब आप समझ रहे हैं सारा नेक्सस। अब जब इनके घर की तलाशी इनकी हत्या के बाद शालिनी होती है, तो उनके घर से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मेड इन पाकिस्तान के कारतूस बरामद होते हैं। आप ये बता दीजिए, जहाँ पर आप रहते हैं सिविल लाइन्स इलाके में, 10 किलोमीटर की परिधि में 50 हथियार की दुकानें हैं, कारतूस की दुकानें, आप वहाँ ले सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस आपके पास कहाँ से आए? मेड इन पाकिस्तान कारतूस कहाँ से आए?
और बेशर्मी हमारे राजनेताओं की अभी भी उसकी सैंडल को लेकर के अपने सर पे आप चल रहे हैं कि मेरे भाई तुम्हारी शान में गुस्ताखी कैसे हुई। शान में गुस्ताखी छोड़ दीजिए, मेरा परामर्श होगा पुलिस को और इंटेलिजेंस को कि जो लोग इनके साथ बगल में खड़े हैं ज़रा उनकी जांच ज़रूर कर दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि आपकी सोहबत क्या है, सस्पिशस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर मैं बहुत ज़्यादा उसामा बिन लादेन और जवाहरी की तारीफ़ करूँ, ये मान के चलिए मेरे यहाँ पुलिस आ जाएगी, पूछेगी भाई साहब ज़रा बताइए ताऊ जी ये आप इतनी इनकी तारीफ क्यों करें, कुछ माल टाल आ रहा है, आप रेडिकलाइज हो गए हैं, आप भी उनकी तरीके से हत्याकांड करेंगे, क्योंकि हम जिसकी तारीफ कर रहे हैं उससे प्रभावित हैं, उसकी मनोदशा से प्रभावित हैं, उसके जीवन लक्ष्य से प्रभावित हैं, तभी तो हम कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जो आपने बताया कि नकली करेंसी, वो अपने में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप मौका देंगी तो मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी सर, हम नकली करेंसी पे भी, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगी, एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ। आपने ये बताया कि आईएसआई से संबंध तो था, आईएसआई उसको हथियार देता था, ये कबूलनामा खुद अतीक अहमद का रहा है, और आपने जैसा कहा कि आई होप उसकी वीडियोग्राफी हुई होगी, तो मैं आपको बताऊं बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी है और चार्जशीट में वो बात बताई भी गई है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि व्यापार एक तरफा तो होता नहीं है, इस हाथ दे उस हाथ ले होता है। तो अगर आईएसआई को अतीक अहमद तक मदद पहुंचाई जा रही थी, आईएसआई अतीक अहमद को अगर हथियार दे रहा था, तो अतीक अहमद भी बदले में आईएसआई को कुछ तो दे रहा होगा, ये सीधी बात है। या सिर्फ पैसों के बदले आईएसआई हथियार पहुंचा देगा अतीक अहमद तक? इतनी ऊंची राजनीति परोपकार और निस्वार्थ भावना से, सेवा भाव से नहीं की जाती है, गिव एंड टेक की बेसिस पे और दीनी और उम्मा की खिदमत करने की नीयत से की जाती है, सरकार को बदलने में की जाती है। ज़रा उठा के देख लीजिए 2012 के इलेक्शन में किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया। इनकी पार्टी ने कितना किया, बीजेपी ने कितना किया, कांग्रेस ने कितना किया, बीएसपी ने कितना किया और एसपी ने। आपके सामने क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट, मुझे फिगर्स याद नहीं है, आप देख लीजिएगा इन्होंने किया। वो पैसे आए कहाँ से? पाकिस्तान से। वो पैसे आए कहाँ से? अब तो कंजेक्चर है, अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना, इसकी जब मैंने कहा ना सस्पिशस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, इतना ज़्यादा आपकी अगर बोलचाल है, इतनी ज़्यादा आपकी जो है हमजोली है, दांत काटी रोटी है, क्या कारण है उसका? और सस्पिशस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा चरमपंथियों का या इस तरीके का जो हमदर्द होता है, उसकी जांच होनी चाहिए। माली हालात की, ज़रिया आमदनी, ज़रिया माश और इसकी संगी साथी जो इस तरीके की इसकी गतिविधियाँ होती हैं। नकली नोट के बारे में तो खैर हम आएंगे ही, लेकिन इनका जो ताना बाना पूरा था, जो इनका एक्सपेंडिचर था, आप कानपुर में जब अतीक गए थे पर्चे भरने, नेट पे वो भी मिल जाएगा आपको, उससे बड़ा जलूस काफिला गाड़ियों का कानपुर ने देखा नहीं था। पूरा कानपुर जाम रहा शायद पूरे 24 घंटे तक। आप इसको भी देखिएगा तो जेबें तो उसकी खूब गर्म थी, खूब गहरी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, लेकिन वही है, अगर हम एक राष्ट्र विरोधी तत्व के पीछे हाथ धो के ऐसा पड़े हुए हैं और इतना हमको उससे ज़्यादा हमदर्दी है, तो जिनको हमदर्दी है, पुलिस का ये भी काम है कि पूछे आपकी हमदर्दी की वजह क्या है। ठीक बात। हम नोटबंदी के ऊपर अब सर अगर आगे आए तो फिल्म में ये दिखाया गया है, धुरंधर 2 में ये बताया गया है कि नेपाल के रास्ते 11,000 करोड़ रुपया भारत ऑलरेडी आ चुका था और 60,000 करोड़ भारत आने की तैयारी थी। और ये यूपी इलेक्शन के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में चल रहा था। नेपाल के रास्ते ये फेक करेंसी इंडिया आने वाली थी और धुरंधर 2 में ये बताया गया है कि इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश चुनाव में होना था। क्या ये हमारे लिए संदेहास्पद होना चाहिए? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि अरे नहीं नहीं, पाकिस्तान तो ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब ये फिगर जो फिल्म में बताया गया है वो क्या संदेह के दायरे में होना चाहिए? संदेह के दायरे में नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कहीं से भी, मुझे स्वप्न में भी अगर ये आ जाए कि इन्होंने इनकी मदद की है, तो अपने ख्वाब को भी ले करके मैं उसकी तस्दीक करूँगा, लूज टॉक नहीं मानूंगा। और फिल्म भले ही बेसिर पैर की हो, कोई नहीं है, फिल्म वही दर्शाती है जो समाज का दर्पण है। लेकिन फिल्म वाले भी होमवर्क करते हैं, फिल्म वाले भी रिसर्च करते हैं। फिल्म वाले फिल्म बनाने से पहले 800 करोड़ हवा से तो नहीं आ जाएगी,
और जनता ने अगर इतना विश्वास व्यक्त किया है तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ अपना होमवर्क, कुछ स्टडी और एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया होगा जो जनता इस तरीके से उसको सपोर्ट कर रही है। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। आप ज़रा नेट पे जाइए, द डर्टी ट्रिक्स ऑफ CIA एंड ISI, डर्टी ट्रिक्स ऑफ ISI। आपको खुद मालूम होगा कि सत्ता बदलना, सत्ता बनवाना, इसमें CIA का भी हाथ है और ISI का भी हाथ है। और चूंकि ISI की पहली ट्रेनिंग जब USSR के खिलाफ लड़ाई चल रही थी अमेरिका की, तो पाकिस्तान ने बड़ी मदद की थी, तो ISI ने सारी जो डर्टी ट्रिक्स CIA की थी वो उन्होंने ISI से सीख ली। दोनों एजेंसीज अपना पैसा कहीं नहीं लगाती हैं, इंडस्ट्री लगाती हैं और ड्रग ट्रेड में दोनों को महारत है। CIA ने भी अफगानिस्तान में खूब ड्रग बेचे, वरना कह रहे कि इतना तुम पिट रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, 10 साल तक तुमने घास छीली है। वाकई उन्होंने घास छीली न चले, ड्रग्स के पौधे ज़रूर छीले हैं। और पूरी दुनिया में तालिबान ड्रग्स उगा तो सकता है, लेकिन विश्व में मार्केटिंग ड्रग्स की CIA ही करता है। अब आप इस पे आइए, ISI के भी यही गोरख धंधे हैं। आज से 40-50 साल पहले दिल्ली में कुछ ज्वेलर्स की मीटिंग हो रही थी गुजरात के। अब ये ज्वेलर्स आए, कुछ इनको सब्ज बाग दिखा करके इनको बुलाए, फिर इनकी कर ली किडनैपिंग। और किडनैपिंग के बाद करीब उस ज़माने में 50-60 करोड़ रुपए ISI ने इनसे खींचे, तब जाके इनको छोड़ा। तो ये इनके गोरख धंधे आज से नहीं चल रहे हैं, ये बहुत पहले से चल रहे हैं। अब इस पे आ जाइए नकली नोट पे। पाकिस्तान में एक बैंक है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, जो मैं कह रहा हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो कि मेरी कल्पना शक्ति की उड़ान है। हबीब बैंक, जैसे हमारा स्टेट बैंक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है हबीब बैंक, और नेपाल का सबसे बड़ा बैंक है राष्ट्रीय बैंक। दोनों ने एक एग्रीमेंट किया और एक बैंक बनाया, हिमालयन बैंक। हिमालयन बैंक बनने के बाद आप ये नहीं था कि हिमालयन बैंक वाणिज्य और विकास में या स्टार्टअप्स की मदद करेगा। पूरा इंडो नेपाल बॉर्डर के जो यूपी के ख़ास तौर पे लगभग 700 किलोमीटर का बॉर्डर है, 7 ज़िलों में, खीरी से लेकर के आपका सुनौली तक, इन ज़िलों के आसपास हिमालयन बैंक की शाखाएं खुल गई। इन बैंक्स के बारे में पहले अब आते हैं उसके और पर। अब्दुल करीम तेलगी आपने सुना होगा। तेलगी ने जब सिक्योरिटी प्रेस नासिक की मशीनें नीलाम होती थी तो सारी मशीनें वो खरीद लेता था स्क्रैप में, और प्रिंटिंग प्रेस का जब सारा ताना बाना आ गया उसको उसने शिप कर दिया पाकिस्तान ISI के कहने पे। और बहावलपुर पाकिस्तान में प्लांट लगा नकली नोट छापने का। गड़बड़ ये हुई कि ISI ने वो सोर्स पता लगा लिया जहाँ से हमारी सिक्योरिटी प्रेस वो इंक और रॉ मटेरियल खरीदती थी जर्मनी से। डाई मिली अब्दुल करीम तेलगी से, इंक आउटसोर्स कर ली जर्मनी से, बहावलपुर में नोट छापना। हिमालयन बैंक के ज़रिए एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल बना करके इन्होंने नकली नोट यहाँ ला करके छोड़ना शुरू कर दिया, और नकली नोट ला करके यहाँ बेचना इन्होंने ला करके, एक असली के बदले में 3 नकली, शायद ये उस ज़माने में चलता था। और ऐसा नहीं है कि हमारे खोटे सिक्के नहीं थे, हमारे भी बड़े खोटे सिक्के थे। हमारे यहाँ भी ऐसा था कि एक स्टेट बैंक की ब्रांच में एक अकाउंटेंट साहब थे, वो 7 साल, हमें लगता है कि वो कौन सा है, बिल्कुल बॉर्डर पर है स्टेट बैंक, 7 साल अकाउंटेंट साहब, उनको लोग बाबा जी कहते थे कि बाबा जी हैं, बेचारे कहीं नहीं जाते हैं, ब्रांच में ही ज़मीन पे सोते हैं, केवल फलाहार करते हैं, अनाज नहीं खाते हैं और केवल खादी पहनते हैं। लेकिन 7 साल के बाद ये मालूम पड़ा कि स्टेट बैंक की वो ब्रांच जो थी, नकली नोट जो आते थे उन्हीं को मिला के असली में उसकी बंडल बना बना करके तथाकथित बाबा जी उनको बेचते थे। जब STF ने बाबा जी की खातिर तवाज़ो की और स्वागत समारोह किया थाने में, तो मालूम पड़ा बाबा जी की तो 3 कोठियाँ लखनऊ में, गोमती नगर पॉशेस्ट लोकेलिटी में, आर्किटेक्चरल वंडर्स, स्विमिंग पूल और 2 गर्लफ्रेंड्स वहाँ। बाबा जी वहाँ पर थे इंडो नेपाल बॉर्डर पे। लखनऊ आते ही ये राक्षस और रावण के अवतार बन जाते थे। 2 गर्लफ्रेंड्स, 3 नाजायज़ औलाद, और हर औलाद के पास जो है आईफोन उस समय, हाँ। उस समय, और आईफोन वगैरह के साथ साथ महंगी गाड़ियाँ, ये तो आप समझ सकती हैं। तो ये तो ISI ने तो जो किया सो किया, जो हमारे यहाँ के लोगों ने इस तरीके के उनके टुकड़ों पे पल करके उनके जूते अपने सर पर रख लिए, इससे भी ये चिंता का विषय था। अब नकली नोट आने लगे, नकली, फिर उनका डिटेक्शन हुआ, रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छा काम किया, और FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, FICN इसको कहते हैं,
और अधिकांश केसेस को एनआईए ही इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन जब ये रैकेट बढ़ता चला गया, नकली नोट की संख्या बढ़ी, तो हमारे यहाँ नोटबंदी हो गई। नोटबंदी का प्रभाव जो भारत की अर्थव्यवस्था पे तो जो पड़ा, जो सकारात्मक परिणाम आए, चरमपंथी और नक्सलपंथी गतिविधियों में एक तरीके से ठहराव आ गया। लेकिन लोग बाद में ये कहते थे शालिनी कि आखिर ये बंद क्यों? बंद तो कोई नहीं कर सकता, नकली नोट तो फिर गली गली छपने लगे। आपने मोटे सोर्स को गंगोत्री तक तो आपने रोक दिया, लेकिन गंगोत्री के बाद जो नदी नाले रहते हैं उनको थोड़ी रोका गया था। लेकिन अब उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ तक तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब नकली नोट जब बंद हो गए, आप इसको देखिएगा कि पाकिस्तान में 2-3 लोगों ने आत्महत्या कर ली कि उनके हज़ारों करोड़ रुपए जो नकली नोट के निवेश में थे, हाँ। वो बटिया मेट हो गए। ये शायद धुरंधर में दिखाया भी गया है कि उनके 2 बहुत प्रमुख बिजनेसमैन ने आत्महत्या भी कर ली। लेकिन रियल लाइफ में आपको बता रहा हूँ, मैंने पिक्चर नहीं देखी, आत्महत्या कर ली क्योंकि वो मिट गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये रियल लाइफ है। अगर धुरंधर ने दिखाया है तो आप खुद समझ सकती हैं कि मैंने तो पिक्चर देखी नहीं, रियल लाइफ के आधार पर उन्होंने बनाया है। हाँ। और जब कमर टूट गई तो अब कौन सबसे ज़्यादा रोएगा? क्यों आपको बड़ा कष्ट हुआ कि अतीक मर गया? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो कोई कष्ट हुआ नहीं। और जिसको कष्ट हो रहा है मैं पूछूंगा, भाई आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपका भी नकली नोट के कारोबार में ज़रूर कोई हिस्सा रहा होगा, कोई पत्ती रही होगी, मुनाफे का कोई परसेंटेज होगा जो आपको इतनी पीड़ा हो रही है? ठीक बात। सिवाय इसके कि मैं यही कहूं कि अगर आपको अतीक से हमदर्दी है तो ज़रूर या तो आपका वो बिजनेस पार्टनर था या नकली नोट के कारोबार में आपका हिस्सा था। बदमाश कैसे भी मरता है, जैसे भी मरा, समाज के लिए एक बोझ वो चला गया। उनकी मौत ऐसे ही होनी थी। ठीक बात। मैं एक आपको जानकारी और दूं सर, क्योंकि फिल्म में ये तो बताया गया है कि हज़ारों करोड़ भारत में फेक करेंसी आने वाली थी। इसके साथ ये भी दिखाया गया कि वो फेक करेंसी जो इंडिया में आने वाली थी वो अतीक अहमद ही उसकी एंट्री कराने वाला था। मतलब जो मैंने आपसे पूछा ना कि आईएसआई अगर उनको मदद दे रहा है तो अतीक की तरफ से फिर आईएसआई को क्या मदद दी जाएगी? तो इस तरह की भी बातें हैं कि अतीक अहमद उसको भारत में प्रवेश कॉन्डुइट था। हाँ। और उस कॉन्डुइट के जरिए उनको इंडिया ले आना, और पूरा एक नेटवर्क, एक सिस्टम था, वेल ग्रीस्ड ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी। प्रयागराज में अतीक, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, बिहार में शहाबुद्दीन। इनको आप हल्का ना समझिए। ये सारा ताना बाना जो होता है, प्याज की परत जब आप एक उतारती हैं तो दूसरी परत में कुछ और नए समाचार मिलते हैं, तीसरे में और ज़्यादा दिखाई पड़ता प्रतिभा का प्रागट्य होता है, चौथा निकालेंगे तो मालूम पड़ा कर वाह ये तो अपराध की दुनिया के आइंस्टाइन है ये। तो ऐसा नहीं है, ये हर चीज़ में इनको, और ख़ासकर खुराफात और अपराध और इस तरीके के फाइनेंशियल क्राइम्स में तो इन लोगों को बड़ी महारत है, अतीक और मुख्तार के गैंग्स को। तो नकली नोट कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अपना एमएलए एमपी का स्टिकर लगाया, गाड़ियों में नोट के बंडल भरे, और किसकी मजाल है जो कि उनके पीछे 4 गाड़ी आगे मवालियों की चल रही, 4 गाड़ी पीछे, और जो न माने उनकी जेबें गर्म कर दो, और वो भी नकली नोट से मालूम पड़े, जब घर जात मालूम पड़ा तो चूरन का नोट है, असली नोट तो है ही नहीं। तो रिश्वत भी दी, वो भी चूरन के नोट से। जी ठीक बात। ये आप अगर हमें ये समझाएं, मैं अतीक अहमद वाला मामला हटा देती हूँ, मैं धुरंधर 2 हटा देती हूँ। क्या उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में फेक करेंसी का इस्तेमाल पहले होता रहा है? देखिए, आपने जब देखा होगा कुंभ में, आपने देखा होगा कुंभ के पहले वहाँ के प्रयागराज के ही मदरसों में नकली नोट छपे, तो कुंभ के पहले क्यों छपे? जब कुंभ ऐसे अवसर पर, जबकि बड़े नोट खत्म हो गए थे, तब भी नकली नोट छपे थे। और हर कुंभ के पहले नकली नोट छपने की बात, और एक ही चैनल से आते थे। तो अगर इलेक्शन के पहले ये रूमर्ड है, और वो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि पार्टी विशेष ने बड़े एक तरीके से डिसप्रपोर्शनेट फ्रॉम नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, आपकी आमदनी के ज़रिए कहीं ज़्यादा ये आपका एक्सपेंडिचर है, तो शक की सुई तो आएगी ही आएगी कि आखिर नोट आया कहाँ से। और इसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और आईएसआई हमारे इलेक्शंस में रुचि नहीं लेते हैं, खूब रुचि लेते हैं, और चाहते हैं कि उनके मन माफिक पार्टी सत्तारूढ़ दल हो जाए। और उसके लिए उन्होंने और भी बहुत हथकंडे अपनाए हैं आईएसआई ने। बड़े बड़े शहरों के पॉकेट्स में, या समझिए उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, हर शहर में उन्होंने नाजायज़ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, एक बेसिक पैटर्न है, लगभग 25,000 से लेके 50,000 तक बसा दो। अगर उससे बुराई क्या है? हर शहर में अगर 25 से 50,000 तक रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके रुक गए, उनके आपने बनवा दिए आइडेंटिटी कार्ड्स, वोटर आईडी, और एन मास एक सीट में जाके 50 में से मान लीजिए
30,000 ने वोट दे दिया तो एक असेंबली सीट आपकी गारंटीड है, मानती हैं? तो 75 सीट जिस दिन किसी एक पार्टी को मिल गई, इधर आपने बांग्लादेशियों को डाला, उधर नकली नोट लगाए, तो 75 सीट तो मैं बड़ा बेसिक आपको बता रहा, इनके मन माफिक अगर 75 सीट तो ये आ गई, इसके अलावा जो नकली नोट चलाने के 25 सीट और आ गए, तो जिसके पास भी मान लीजिए 100 सीट हैं, वो पार्टी तो गवर्नमेंट बनाएगी ही बनाएगी, ने जो गवर्नमेंट बनेगी वो उसके इशारों पर चलेगी। ये समझना मुझे लगता है अब बहुत मुश्किल रह नहीं गया है कि आईएसआई किसकी गवर्नमेंट बनवाना चाहता था, वो कौन से लोग हैं जिन्हें दर्द हो रहा है। आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी समझ गए होंगे। इफ़ यस प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब कुछ बयान भी मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ सर। एक तो बहुत फ़नी है, मैं कहूँगी, अफजाल अंसारी जी की तरफ से बोला गया, जब उन्होंने सुना कि अतीक अहमद को धुरंधर 2 में दिखाया गया है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अतीक के नाम पर फिल्म बनाकर उन्हें आईएसआई एजेंट घोषित करने वाले वो तो बैकुंठ धाम जा चुके हैं। अतीक अहमद के लिए उन्होंने कहा कि वो तो बैकुंठ धाम जा चुके हैं, लेकिन जो अभी इस धरती पर हैं और नकली बैकुंठ बनाकर बैठे हुए हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे कमेंट पहले यही चाहती हूँ सर कि अतीक अहमद बैकुंठ धाम जा चुके हैं। दोजख, वहाँ 72 हूरे नहीं, वहाँ पर चक्की पीस रहे होंगे, वहाँ पर भी कुछ लोगों के प्रारब्ध में ही होता है चक्की। यहाँ रहेंगे तो भी चक्की, वहाँ रहेंगे तो भी चक्की। बैकुंठ बना है पुण्यात्माओं के लिए, हत्यारों पापात्माओं के लिए दोजख है। और किनका नाम बताइए, ये जो मुख्तार अफजाल अंसारी, अंसारी साहब के भी मजहब में जो दोजख का चित्रण दिया है, कैसे आरी से काटा जाता है, कड़ाह के तेल में पकौड़े की तरह तला जाता है, किस तरीके से नाल ठोकी जाती है, ज़रा उस पर गौर फरमा लें। उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया अतीक ने कि उनको जो है बैकुंठ जाए। बैकुंठ साधु संतों के लिए, पुण्यात्माओं के लिए, सात्विक लोगों के लिए बना है। और मेरी दुआ आपको ये है कि जो ऐसे वो कहते हैं वही जाए बैकुंठ, ऐसे पापियों के लिए बैकुंठ नहीं। बैकुंठ भी इनके अगर दस्तक पड़ गई, जाएंगे तो नहीं, तो भी बैकुंठ जो है कलुषित हो जाएगा। एक और बयान है सर, वारिस पठान साहब हैं AIMIM से, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है और इस तरह की फिल्म साजिश के तहत बनाई जाती है। मुसलमानों को बदनाम किया जा सकता है धुरंधर 2 के जरिए? मुसलमानों की नेकनामी और बदनामी अगर चोटों, बदमाशों और मवालियों से अगर है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुसलमानों की नेकनामी होती है भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम से, अशफाक उल्लाह खां से, हवलदार परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद से। इन लोगों से नेकनामी होती है, ब्रिगेडियर उस्मान से। आप चोटों को गले क्यों लगा रहे हैं, मैं ये आज तक नहीं समझ पाया। मैंने दुनिया देख ली है और मैं कहते जैसी होती है सोहबत वैसी होती है तरबियत। तो मुझे तो बड़ा शक हो रहा है कि आपकी तरबियत में ज़रूर कहीं कोई कमी रह गई होगी जो इसको आप गले लगाए हुए हैं। मैं बहुत आसान और मुफीद मशवरा पेश कर रहा हूँ आप सभी हजरात को, ज़रा इस पर गौर फरमा लें। आपके लिए भी मुबारक होगा और आपकी सभी के लिए तिजारत और सबके लिए मुबारक होगा। जिन हजरात का नाम मैंने पेश किया है उनको आप जो है अपनी मंजिल मकसूद बनाए, बनस्बत इसके कि इस 3rd क्लास लोगों को आप जो है इनके ताबीज़ बना करके चौराहे चौराहे बांट रहे हैं। शानदार। हिंदी जितनी अच्छी है सर आपकी, उर्दू तो उससे भी माशाल्लाह और 4 गुना ज़्यादा अच्छी है। अब एक बयान जिस पे आपका मैं रिएक्शन चाहती हूँ, इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जो बताए, क्योंकि मैं जिक्र करने वाली हूँ अखिलेश यादव जी का। इसके पहले जो आपके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था उसमें मुलायम सिंह यादव और अतीक अहमद के क्या रिश्ते थे बहुत डिटेल में आपने समझाया है। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बिना नाम लिया, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि भाजपा ने पैसे देकर के फिल्म ये बनवा दी है और दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस में कोई फिल्म बना सकता है। आप भी बना सकती हैं, मैं भी बना सकता हूँ। आपको किसने रोका है? पैसे की तो कमी है नहीं। आपकी पार्टी के बारे में बताया था, जहाँ तक मेरी याददाश्त आ रही, उसको देखिएगा। आपने तो 500 करोड़ रुपए शायद खर्च किए थे पिछले इलेक्शन में, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो चार्ट आया था सर्वाधिक खर्चा आपकी पार्टी ने। तो फिल्म बनाना कोई बड़ी चीज़ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जिस आदमी के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है वो न्यूज़ रिपोर्टर है, तो जिस आदमी के हाथ में अगर मूवी कैमरा है तो वो फिल्म प्रोड्यूसर बन सकता है। आप भी बना लीजिए फिल्म, किसने रोका है? प्रतिभा की कोई कमी तो है नहीं। टॉप मोस्ट वकील आपके दल में, टॉप मोस्ट फिल्म स्टार आपके सैफई महोत्सव में जाते ही जाते थे। वो तो शायद
निशुल्क आपके लिए ये फिल्म बनवा देंगे तो मेरा आपसे विचार कर ले। हालांकि फिल्मों से मेरी कोई रुचि नहीं है, नहीं ये फैशन से मेरी कोई रुचि है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि किसी पार्टी ने बनाया हो तो आप भी बना सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप पे क्या रखा है? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप स्वयं अपने तरीके से अपनी फिल्म बना लीजिए तो वो करेंगे नहीं। तो आरोप प्रत्यारोप पे कुछ नहीं रखा है। आप इससे भी अच्छी फिल्म बनाइए। मेरी मुबारकबाद और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप देखने जाएंगे अच्छी फिल्म बनेगी तो? बिल्कुल नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं मेरे जाएंगे? पास और भी अच्छे काम है, मेरे पास और भी सार्थक काम है। और फिल्म देखी मैंने, धुरंधर 1 देखी करीब 20 साल बाद, क्योंकि तारीफ सुनी थी, वरना 20 साल से मैंने कोई फिल्म वगैरह नहीं देखी है। हाँ। और मैं सोचता हूँ कि फिल्म आर्टिस्टिक हुआ करती थी तब मैं ज़रूर जाता था। तो लेकिन अब आर्टिस्टिक फिल्म बनना हो गई और रोमांस और इश्क मोहब्बत और गज़लें नज़में मेरे मिजाज में नहीं है, तो मैं जाना ही छोड़ दिया मैंने फिर। जी।